नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना और आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, राम मंदिर पर शंकराचार्यों के सवाल की, बात करेंगे चंडीगढ़ के मेयर पर फंसी बीजेपी की, ईडी के समन पर दिल्ली के सीएम के जवाब की, जानेंगे कैसे अपने ही आंकड़ों में घिरी मोदी सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी को लगा झटका, लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के नेता अशोक तंवर ने पार्टी से दिया इस्तीफा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा धार्मिकता और धर्मांधता में हम सब फर्क भूल गए हैं और इसमें प्रधानमंत्री ने अहम भूमिका निभाई है। डीप फेक रोकने के लिए आईटी मंत्रालय ने नए नियम किए तैयार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रोकना होगा फेक कंटेंट, नहीं तो लगा दिया जाएगा प्रतिबंध। दूसरे दिन भी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 314 अंकों की गिरावट के साथ 71,187 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 110 अंकों की गिरावट के साथ 21,462 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड के बाद अब असम पहुंच चुकी है। असम पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है और यहां बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार के साथ ही असम की सरकार भी आ गई है। तो क्या कहा राहुल गांधी ने असम में, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसका समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। यात्रा अब असम पहुंच चुकी है। असम पहुंचने पर शिवसागर में राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्याय कर रहे हैं और हमारी यात्रा का लक्ष्य हर धर्म, हर जाति के लोगों को एकजुट करने के साथ इस अन्याय के खिलाफ लड़ना है। राहुल गांधी ने असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार देश में नफरत फैलाने के साथ जनता का पैसा लूट रही है। हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम का मुद्दा उठाएंगे। कांग्रेस नेता ने पीएम को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि मणिपुर के हालात बेहद खराब हैं। राज्य के लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए। मणिपुर, नागालैंड सवाल कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ, और ऐसा ही सब कुछ असम में भी दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और इससे राज्य की बीजेपी सरकार में डर दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार यात्रा में व्यवधान डालने में जुटी हुई है। राज्य के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भारत न्याय यात्रा को शहर के अंदर प्रवेश नहीं करने देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर यात्रा शहर में आएगी तो कार्रवाई की जाएगी, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो बीजेपी सरकार की धमकियों से नहीं डरेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि असम में भारत जोड़ो यात्रा 25 जनवरी तक रहेगी। सरकार भले ही अपनी पूरी ताकत लगा ले यात्रा को असफल बनाने के लिए, लेकिन असम के लोगों में जो उत्साह दिखाई दे रहा है वो बता रहा है कि सरकार कितनी डरी हुई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे समर्थन से इंडिया गठबंधन मजबूत होता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी की परेशानी बढ़ती जा रही है और इस परेशानी को शंकराचार्यों के सवालों ने और बढ़ा दिया है। तो क्यों मुश्किल में दिख रही है बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर के उद्घाटन में चारों ही शंकराचार्यों के नहीं आने के चलते बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। शंकराचार्यों ने उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के जो कारण बताए हैं, उसने बीजेपी को उसकी मंदिर राजनीति में बुरी तरह से फंसा दिया है। विपक्ष बीजेपी की घेराबंदी कर रहा है तो बीजेपी को इससे बचने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। इस बीच एक बार फिर अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं। ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंदिर का निर्माण पूरा न होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा किए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर मीडिया से बात करते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, हमें प्रोटोकॉल नहीं मिला है। जो प्रोटोकॉल हमें परंपरा के तहत मिलता है हमसे उसे छीन लिया गया है, लेकिन दलाई लामा को प्रोटोकॉल दिया गया है जो हिंदू धर्म के गुरु भी नहीं है। राम मंदिर के उद्घाटन में आप दलाई लामा को बुला रहे हैं लेकिन शंकराचार्य को नहीं बुलाते हैं। आप दलाई लामा को महत्व दे रहे हैं लेकिन शंकराचार्य को नहीं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि आप समझ लीजिए कि आपके महत्व न देने से शंकराचार्य का महत्व कम नहीं हो जाएगा। शंकराचार्य का महत्व अपनी जगह पर है और वो सनातन धर्म को मानने वालों के गुरु हैं और बने रहेंगे। आपको बता दें कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि 2019 में हमने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव में एक व्यक्ति खड़ा किया था, लेकिन ऐसा क्यों किया?
हमने इसलिए खड़ा किया था क्योंकि ये काशी कॉरिडोर बनवा रहे थे। कॉरिडोर के नाम पर लगभग 150 मंदिर तोड़ दिए गए थे। उनके अंदर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। तोड़ ही नहीं दिया गया था बल्कि उन्हें मलबे में फेंक भी दिया गया था। ये मंदिर 200 से 1000 साल तक पुराने मंदिर थे। ये मंदिर हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े थे। हमें अच्छा नहीं लगा। हमें लगा कि हम औरंगजेब से इतनी नफरत क्यों करते थे। अब यही काम हमारा भाई हमारी बहन कर रही है तो हम उसे कैसे निर्दोष मान ले। जो मूर्ति तोड़ने की वजह से उनके खिलाफ नफरत है वही इनके खिलाफ होनी चाहिए। हम चाहते थे कि ये बात जनता जान सके, इसलिए हमने एक उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़ा किया, लेकिन उसके नामांकन को बिना गलती के खारिज कर दिया गया। अब एक बार फिर अभिमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि अभिमुक्तेश्वरानंद के इस सवाल पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है। शंकराचार्य के सवालों का जवाब ना तो मोदी सरकार के पास है और ना ही बीजेपी के पास, जिसे लेकर उसकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो दूसरी ओर उसकी मुश्किलों को इंडिया गठबंधन ने और बढ़ा दिया है। चंडीगढ़ में मेयर पद पर इस गठबंधन का बड़ा टेस्ट होना था। इंडिया भारी दिख रहा था। बीजेपी की हार तय थी, लेकिन चुनाव ही नहीं हुआ। तो आखिर क्यों टला मेयर का चुनाव? देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों से पहले साथ आए कांग्रेस और आप ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी साथ उतरने का फैसला लिया है। इस वजह से बीजेपी की हालत खराब हो गई है। चंडीगढ़ मेयर चुनावों में इंडिया गठबंधन की जीत तय मानी जा रही थी और बीजेपी के हारने के पूरे आसार नजर आ रहे थे। लेकिन चुनावों से पहले ही चंडीगढ़ में उस दौरान सियासी पारा गर्म हो गया जब मालूम हुआ कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव टाल दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पीठासीन अधिकारी के बीमार होने की वजह से आज का चुनाव टल गया है। इस बात की खबर लगते ही आप और कांग्रेस पार्टियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के बाहर हंगामा किया। दोनों दलों का कहना है कि वो इस बात को लेकर कोर्ट जाएंगे और आज ही चुनाव कराने के लिए अपील करेंगे। चुनाव अधिकारी से किसी और को प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करने का आग्रह कर आज ही चुनाव के लिए कहेंगे। इस पूरे मामले पर आप सांसद राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी ये फैसला और कांग्रेस पार्टी हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाकर इंसाफ की, न्याय की गुहार लगाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि मेयर का चुनाव हो जिसमें साफ तौर पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा हार रही है। अभी तो आप सोचिए कि ये छोटा सा चुनाव है मेयर का और इसमें इंडिया गठबंधन ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या हश्र इंडिया गठबंधन और भारत की 135 करोड़ आबादी करेगी, ये आप सोच सकते हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी डर गई है, उसकी हालत बच्चे जैसी है जो आउट होने पर बैट लेकर घर चला जाता है। भाजपा ने देश की हालत नॉर्थ कोरिया जैसी कर दी है। आप और कांग्रेस गठबंधन की जीत तय थी। ऐसे में सवाल पीठासीन अधिकारी की बीमारी पर भी उठ रहे हैं। आप और कांग्रेस बीजेपी को घेर रही हैं, तो बीजेपी का सहारा एक बार फिर ईडी बनी हुई है, जो आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लगातार समन भेज रही है। तो इस बार आए समन का केजरीवाल ने क्या दिया जवाब? देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथा समन भेजकर पेश होने को कहा है, लेकिन वे इस बार भी ईडी के दफ्तर नहीं गए। आज वे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ 3 दिन के लिए गोवा जा रहे हैं। इस समन को लेकर केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। आपको बता दें कि इससे पहले उन्हें 3 जनवरी और पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तीनों बार केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। सीएम केजरीवाल की ओर से 3 जनवरी को ईडी से कहा गया था कि वे राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में बिजी हैं। उनसे जो भी पूछना हो लिखित में भेज दें। इसके पहले 2 नवंबर को केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया था। 21 दिसंबर का समन मिलने के बाद केजरीवाल 10 दिन के विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए थे। केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजकर 18 या 19 जनवरी को पेश होने को कहा है। ये चारों नोटिस अवैध हैं और अमान्य हैं। जब भी ईडी ऐसे नोटिस भेजता है तो कोर्ट उन्हें निरस्त कर देता है। ये नोटिस और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक बदला लेने की भावना से की गई कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बीते 2 साल से जांच चल रही है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मुझे लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले क्यों बुलाया गया है? ईडी को भाजपा चला रही है। उनकी नियत मुझे गिरफ्तार करने की है ताकि मैं चुनाव में प्रचार न कर सकूं।
वहीं आपको बता दें कि आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी को एक पत्र लिखकर कहा था कि उनके खिलाफ जारी किए गए समन को वापस ले लें क्योंकि ये अवैध और राजनीति से प्रेरित है। ईडी ने भी पत्र लिखकर केजरीवाल को बताया था कि वे मामले में आरोपी नहीं है, तो बार बार उन्हें समन क्यों भेजे जा रहे हैं। आपने ये भी कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों की जा रही है। भ्रष्ट नेता भाजपा से जुड़ जाते हैं और उनके खिलाफ मामले बंद कर दिए जाते हैं। हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमारा कोई नेता भाजपा में शामिल नहीं होगा। ईडी को केजरीवाल ने जवाब दे दिया है। ईडी के सहारे बीजेपी को घेरने का प्लान फेल होते दिख रहा है, तो बीजेपी की कोशिश कांग्रेस के दिग्गज नेता ने भी फेल कर दी है। बीजेपी नेता महाराष्ट्र के पूर्व सीएम को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी को यहां करारा झटका लगा है। तो कैसे महाराष्ट्र में बीजेपी का प्लान हुआ फेल, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले विधायकों के खिलाफ अयोग्यता मामले को लेकर राज्य में हड़कंप मचा हुआ था और अब कांग्रेस नेता ने भाजपा पर बड़े आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बीजेपी पर पार्टी में फूट डालने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने उन्हें और उनकी बेटी प्रणीति को अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश की थी। आपको बता दें, शिंदे की बेटी प्रणीति सोलापुर सिटी सेंटर सीट से 3 बार की विधायक है। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमें कांग्रेस से अलग नहीं कर पाएगी। कांग्रेस हमारे खून में है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है अभी कांग्रेस के बहुत अच्छे दिन नहीं चल रहे, लेकिन जल्द ही अच्छे दिन आएंगे। आपको बता दें, हाल ही में महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व नेता मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट में शामिल हो गए हैं, जिसे लेकर सियासत तेज रही। अब ऐसे माहौल में सुशील कुमार शिंदे के इस बयान ने एक तरफ जहां कांग्रेस नेताओं की अपनी पार्टी के लिए निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को कड़े आरोपों में भी घेर लिया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होना है, तो क्या बीजेपी को अपनी हार का डर सता रहा है? कांग्रेस के अच्छे दिन जल्दी आने वाले हैं। सुशील कुमार शिंदे ने बीजेपी का प्लान फेल कर दिया है, तो दूसरी ओर राजस्थान के जाट भी बीजेपी की रणनीति पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में जाट आंदोलन के चलते मोदी सरकार उल्टा ही घिरती दिख रही है। तो क्या मुश्किल में है मोदी सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर राजस्थान से मोदी सरकार और बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाली खबर आ रही है। सीएम भजनलाल को कुर्सी संभाले 1 महीना ही हुआ है कि उन्हें बड़ी परीक्षा देनी पड़ रही है, क्योंकि आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज ने आंदोलन शुरू कर दिया है। 22 जनवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया है। साफ कर दिया है कि अगर मांग नहीं मानी तो 22 जनवरी से रेलवे पटरियां उखाड़ना शुरू कर दिया जाएगा। भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज के लोगों ने जयचौली रेलवे स्टेशन के पास महापड़ाव डाला हुआ है और महापड़ाव के दूसरे दिन ही सरकार की चिंता बढ़नी शुरू हो गई है। 3 जगह पर महापड़ाव डालने के साथ ही दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक रोकने, सड़क पर जाम लगाने का ऐलान जाट पहले ही कर चुके हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 2 महीने का ही समय रह गया है। ऐसे में अगर जाट आरक्षण तेज होता है तो बीजेपी को करीब 50 लोकसभा सीटें जहां जाट समाज का दबदबा है वहां जबरदस्त नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी ये सीटें बीजेपी के ही पास हैं। जाटों के दबदबे वाली सीटों में राजस्थान की 15, हरियाणा की 10, दिल्ली की 2 और उत्तर प्रदेश की 25 सीटें शामिल हैं। जाटों की मांग सीधे सीधे केंद्र सरकार से है, क्योंकि राज्य सरकार की ओबीसी लिस्ट में तो उनका नाम है, लेकिन केंद्र की लिस्ट में नहीं है। इसलिए अगर मोदी सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तो जाटों का गुस्सा उसे ही सहन करना पड़ेगा। जाटों के निशाने पर सीधे सीधे पीएम मोदी हैं, तो नीति आयोग पीएम के बचाव की कोशिश कर रहा है। नीति आयोग ने मोदी सरकार के कार्यकाल को आर्थिक तरक्की का काल बताया है, तो कांग्रेस ने सरकार के आंकड़ों के सहारे ही मोदी सरकार की पोल खोल दी। देखिए ये रिपोर्ट। नीति आयोग ने देश में गरीबों के आंकड़ों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 9 सालों में देश में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में गरीबों की संख्या 29.7% से घटकर 11.28% हो गई है। नीति आयोग की हाल ही में आई इस रिपोर्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष का दावा है कि ये रिपोर्ट सच्चाई नहीं दिखा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीति आयोग ने जिन मानकों के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की है वो मानक सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित है। उन्होंने रिपोर्ट में 4 बड़ी कमियों को गिनाते हुए कहा कि अगर गरीबों की संख्या घट गई है तो उपभोग क्यों नहीं घट रहा है। अगर गरीबी 11.7% तक गिर चुकी है, यानी सिर्फ 15 करोड़ लोग ही गरीब हैं, तो सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दे रही है। नीति आयोग के इस दावे का समर्थन किसी भी थर्ड पार्टी ने क्यों नहीं किया। वर्ल्ड बैंक, IMF
किसी ने तो ये बात मानी होती। नीति आयोग के गरीबी नापने के स्थापित मानक है, फिर ऐसे मानकों को क्यों चुना गया जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित है। लोकसभा चुनाव से पहले जारी इस रिपोर्ट पे भाजपा के लिए जनता में अच्छी दावेदारी पेश की गई है, लेकिन विपक्ष के आरोपों ने उस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस पर क्या जवाब देती है बीजेपी सरकार, ये देखने वाली बात है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। देश की अधिकांश जनता भले ही गुर्बत में जीती हो, लेकिन अपना प्रधानमंत्री शाही अंदाज का चुनती है। चाहे पीएम का कोट हो, उनकी कलम हो, उनका चश्मा हो, उनकी कारें हों, ये बेहद ही कीमती होती हैं। और तो और हाल ही में पीएम ने जिन गायों को चारा खिलाया है, उनकी कीमत आपको पता है कितनी है? उनकी कीमत एक गाय की 8 से 25 लाख रुपए है। अब लोगों का क्या है, लोग उन गायों को ढूंढने में लगे हुए हैं। कहीं पर उनको वो गाय मिल भी गई है, वो नस्ल की गाय। अब वो उनके साथ में दर्शन करना चाहते हैं उनके, और उनके साथ में सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, क्योंकि जनता की किस्मत में सिर्फ दर्शन और सेल्फी ही है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।